हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क इक्वेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और कॉन्सेप्ट वाइज भी इम्पॉर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ डेरिवेशन है ना, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉर्क इक्वेशन। अच्छा, टॉर्क इक्वेशन पे आने से पहले मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि ये आपको पता होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट सपोज हमारे पास एक वोल्टेज है V, ठीक है, और एक इम्पिडेंस है Z। ध्यान से समझिएगा बच्चा। और इंडक्टिव टाइप का है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर वोल्टेज पता है और जेड है तो क्या हम करंट निकाल सकते हैं? तो करंट इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज अपॉन में इम्पिडेंस जेड। ठीक है। आई होप इतना बेसिक आप सबको पता होगा। ठीक है। ये मुझे रिक्वायरमेंट है इसकी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो आपको पता होना चाहिए कि करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन में इम्पिडेंस। ठीक है। अच्छा, सेकंड जो रिक्वायरमेंट है मुझे, जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है? पावर ट्रायंगल। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। लेट सपोज ये थीटा है, बेस आर, एक्स, एक्सएल या एक्सी कुछ भी ले लो, जेड। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा निकालते थे, कॉस थीटा, तो वो आता था आर बाई जेड। ठीक है। आई होप इतना बेसिक आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना। बेसिक इलेक्ट्रिकल में या सर्किट थियरी में आपको पढ़ाया जाता होगा ये पावर ट्रायंगल या इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो वहाँ पे बेस जो है आर है, एंगल थीटा है, तो वहाँ से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा आर बाई जेड। ये दो रिक्वायरमेंट है। अच्छा, तीसरी रिक्वायरमेंट जो हमने प्रीवियस वीडियोस से देखा होगा, अगर ध्यान से समझिएगा बच्चा, अगर रोटर की स्पीड 0 है, रोटर हमारा रोटेट नहीं कर रहा है, उस टाइम पे स्लिप जो होता है वो होता है 1। ठीक है। और इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होता है, मान लो F2 डैश मान लो, या कुछ भी कह लो, F2 डैश कह लो, वो इक्वल होता है F2 के। ठीक है। मतलब स्टेटर की फ्रीक्वेंसी रोटर की फ्रीक्वेंसी लगभग लगभग इक्वल। ठीक है। अच्छा, अगर रोटर हमारा रोटेट करने लगा और वो सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा स्लिप है वो 0 से तो बड़ा होगा स्लिप, लेकिन 1 से छोटा होगा। और इस केस में जो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है स्लिप टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी के। ठीक है। तो इतनी रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए आपको टॉर्क की इक्वेशन समझाने के लिए। ठीक है। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, है ना, और उससे आपको एक आइडिया समझ में आया होगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए। अच्छा, द टॉर्क प्रोड्यूस बाय थ्री फेज इंडक्शन मोटर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, बाद में आपको यही चीज़ मिल जाएगी, मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, कभी भी जो टॉर्क, अगर टॉर्क की इक्वेशन लिखना हो तो आप हमेशा इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू, उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसे समझो, पीई इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर किया करो। तो उससे आपको टॉर्क मतलब आसानी से मिल जाएगा। जैसे डीसी मशीन में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, डीसी मशीन के लिए सिर्फ वी आई लिखते थे या ई इंटू आई लिखते थे। अब अगर एसी मशीन है तो उसके साथ पावर फैक्टर भी आ जाएगा, तो ई आई कॉस थीटा, वी आई कॉस थीटा इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर। क्या होती है मैकेनिकल पावर? मतलब टॉर्क और स्पीड आएगा, यानी कि 2 पाई एन टाउ डिवाइड बाई 60, है ना। अच्छा, यहाँ से आप देखो ध्यान से, अगर इन सारी चीज़ों को हम ऑब्वियसली कांस्टेंट मान लेते, तो जो टॉर्क है वो वी आई कॉस थीटा के इक्वल है। मतलब जो टॉर्क है हमारा वो पावर के इक्वल है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक पावर के। ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे, बाद में यही चीज़ हम कंक्लूजन में भी देखेंगे। ठीक है। तो टॉर्क जो है वो किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो फ्लक्स पे, है ना। चलो, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है तो मैं अभी उसको सेकंड पे ले लूंगा। सबसे पहले तो रोटर में जो करंट है, ठीक है, रोटर करंट पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो मतलब दो चीजें तो हमें साफ साफ दिख रही हैं, क्या? रोटर में करंट चाहिए और मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए।
ये दो चीजें हो गई। तीसरा जिस पे टॉर्क हमारा डिपेंड करता है वो है रोटर का पावर फैक्टर। मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको ध्यान हो, स्लिप रिंग और स्क्वायरल केज में यही तो प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में। वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल ज्यादा था, इस वजह से वहाँ स्टार्टिंग टॉर्क नहीं मिल पा रहा था। इसका मतलब टॉर्क जो है वो पावर फैक्टर पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या हम इन तीनों को समराइज करके ऐसा लिख सकते हैं क्या कि जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के, रोटर के करंट के और रोटर का पावर फैक्टर। अच्छा, जहाँ पे आपको टू सफिक्स में दिख रहा है इसका मतलब क्या है, ये रोटर का साइड है टू। अगर वन कहीं लिखा हुआ दिखे तो वो स्टेटर का साइड है। ठीक है, नोटेशन है जो यूज करते हैं हम। तो जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स आई टू और कॉस फाई टू। अब आपने एक चीज सोच रहे होगा, फाई टू क्यों नहीं लिखा? भाई फाई वन और फाई टू तो सेम ही है, मतलब जितना फ्लक्स स्टेटर से आ रहा है वो रोटर पे उतना ही तो मतलब जा रहा है, उतना ही तो लिंक हो रहा है। कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है ना। तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई टू कॉस थीटा टू। आई होप यहाँ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब एक चीज देखो ध्यान से। अच्छा, ये जो फ्लक्स है जो रोटर पे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी फ्लक्स के कारण तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा रोटर पे, है ना। जब ये फ्लक्स पहुंच रहा होगा, ये फ्लक्स रोटर के कंडक्टर को कट कर रहा होगा तो उस पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये जो फ्लक्स है ये इसी के कारण क्या मिल रहा है, E2 मिल रहा है। तो E2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो रोटर का जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के। तो क्या इस फ्लक्स के जगह पे हम E2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। E2 का मतलब वोल्टेज कहाँ का, रोटर साइड का, E2 कॉस थीटा टू। यानी कि आप ध्यान से देखो, टॉर्क जो है वो वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी तो यही आया था, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई कॉस थीटा, वोल्टेज करंट कॉस थीटा, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 कॉस थीटा। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेट ही है ना, बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चाहो तो स्टार्टिंग यहाँ से भी कर सकते हो कि एज वी नो डेट, जो हम नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी हम लिखेंगे एज वी नो डेट टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 कॉस थीटा टू, है ना। लेकिन उसकी जो ओरिजिन होता है वो यहाँ से होता है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या फिर चाहो तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 कॉस थीटा टू, मतलब टॉर्क जो है वो पावर के प्रोपोर्शनल होता है, तो आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने इसको बाकायदा लिखा हुआ है कि यहाँ पे टॉर्क क्या है, फ्लक्स क्या है, I2 क्या है, कॉस फाई टू क्या है। तो आप इसको देख लेना एक बार, है ना, पॉज करके वीडियो। टॉर्क जो है टाउ टी जो है टॉर्क है, फ्लक्स है फाई, I2 जो है रोटर का करंट है और कॉस फाई टू जो है पावर फैक्टर है रोटर सर्किट का। ठीक है। अच्छा, अब यही चीज उन्होंने मतलब यहाँ पे समझाया है जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली समझाया है कि E2 जो है वो फाई के इक्वल है, क्योंकि इसी फ्लक्स के कारण रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो हम इस फ्लक्स के जगह पे E2 लिख सकते हैं, तो वही हमने लिख दिया, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 कॉस फाई टू। ठीक है, या फिर इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाने के लिए एक हमने कांस्टेंट ले लिया, तो टॉर्क इज इक्वल टू K1 E2 कॉस फाई टू। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया टॉर्क के बीच में। ठीक है, आई होप यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टार्टिंग टॉर्क की। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए क्या क्या चाहिए। मैंने आपको बताया था टॉर्क के लिए हमें क्या चाहिए। देखो, एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपन में इम्पीडेंस, एक पहली चीज। दूसरा, पावर फैक्टर कॉस फाई इज इक्वल टू R बाई जेड, स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो अब देखो ये कह रहा है कि जो टॉर्क डेवलप होता है, अब उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं। रोटर में जो रेजिस्टेंस है उसको उसने R2 से डिनोट किया हुआ है, और जो रोटर का रिएक्टेंस है उसको उसने X2 से डिनोट किया है। ऑब्वियसली रोटर में रेजिस्टेंस भी होगा और इंडक्टेंस भी होगा। तो अगर हम Z2 लिखना चाहें रोटर का इंपीडेंस, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट में I2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ये हमारा है रोटर का इंपीडेंस। ठीक है, पर फेज। अच्छा, अब यही चीज मैं आपको स्टार्टिंग में समझाया था, है ना, ध्यान से देखो क्या है। अच्छा, Z2 अपने को पता है ना, और ईएमएफ अपने को पता है। ईएमएफ मान लो रोटर का ईएमएफ E2 है ना, और रोटर का जो इम्पीडेंस है वो Z2 है। तो क्या हम करंट I2 को लिख सकते हैं E2 अपान में Z2? बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि E2 अपान में अंडर रूट में I2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, पावर फैक्टर क्या होता है, R बाई जेड, तो यानी कि R2 अपान में Z2, यानी कि R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ये दोनों चीज़ों का हम यूज करेंगे। देखो, जो टॉर्क की इक्वेशन आ रही थी ना, अगर आपको ध्यान हो तो टॉर्क इज इक्वल टू K1 क्या था, E2 I2 और cos थीटा 2, यही तो था।
है ना, cos थीटा 2, वो बड़ा साइड में चला गया, मतलब भावनाओं को समझिएगा आप। टॉर्क इज इक्वल टू K1 E2 I2 cos थीटा 2, ये सब में। अब देखो K1 और E2 को तो ऐसे ही रखने दें, इसको इन दोनों को ऐसे ही रख देंगे, और I2 की जगह पे क्या रख देंगे, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म उठा के I2 की जगह पे रख देंगे, और cos थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, ये वाला टर्म उठा के रख देंगे। तो हमारा टॉर्क का इक्वेशन आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो बहुत सिंपल है, टॉर्क डायरेक्टली मैंने आपको बताया था डीसी मशीन में भी, अगर टॉर्क और स्पीड वगैरह आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो सीधे सीधे बस एक चीज याद रखो, मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। 2 पाई n टाउ डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू वी आई, डीसी मशीन था तो, या फिर वी आई कॉस थीटा अगर एसी मशीन है तो। यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी आई कॉस थीटा से, यानी कि मतलब वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा। अब मैं ये कह रहा हूँ वोल्टेज को तो वो ऐसे ही रहने दो, ई टू को वैसे ही रहने दो, करंट आई टू को क्या कर दो, आई टू अपन में जेड टू लिख दो, और कॉस थीटा टू को क्या लिख दो, आर टू अपन में जेड टू, बस। मतलब इतना करना है और हमें टॉर्क की इक्वेशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं स्टार्टिंग टॉर्क में क्या है। अच्छा एक चीज बताओ, स्टार्टिंग टॉर्क कह रहा है, अच्छा स्टार्टिंग में स्लिप कितना होगा, स्लिप कितना होगा, 1, है ना। ये भी चीज आप ध्यान में रखिएगा, स्लिप जो होती है वो 1 होती है स्टार्टिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देयरफॉर स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी गिवन एज, अब देखो उसने यही किया है, K1 तो था ही, E2 के साथ उसने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है ना। E2 थोड़ा सा लग रहा है वो है, क्या बोलते हैं इसको, बहुत बलशाली है, इसके साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं करी है। अब देखो I2 था, I2 को उसने क्या लिख दिया, E2 अपन में R2 अंडर रूट में R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर इंटू, यहाँ पे cos थीटा था, cos थीटा 2, तो cos थीटा 2 की जगह पे उसने क्या लिख दिया, R2 अपन में Z2, ठीक है। मतलब R2 अपन में अंडर रूट में R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। अब इसको उसने सॉल्व कर दिया है, तो ये अंडर रूट, दोनों अंडर रूट सेम है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और ऊपर आ गया K1 E2 स्क्वायर R2, ठीक है। आई होप यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यहाँ से हमारा स्टार्टिंग टॉर्क आ गया, यही हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू K1 E2 स्क्वायर R2 अपन में R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा आगे का पोर्शन है कि K1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब मैं आपको लॉसेस बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा K1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर अभी आपको K1 की वैल्यू बॉदर कर रही है तो आप एक बार के लिए ध्यान में रखना कि जो K1 की वैल्यू होती है वो होती है 3 अपॉन में 2 पाई NS। ये इतना रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि इसका डेरिवेशन किया जाए, लेकिन अगर पॉसिबल होता है तो मैं जब मैं लॉसेस बताऊंगा आपको तो मैं आपको बताऊंगा कि ये K1 की वैल्यू 3 अपॉन में 2 पाई NS कहाँ से आई, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक कंप्लीट फार्मूला मिलता है, इसकी जरूरत नहीं होती है, बस आप इसकी जगह पे K1 लिख सकते हो या K लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। E2 स्क्वायर R2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ये हमारा स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब बच्चा ध्यान से समझना छोटू। अच्छा देखो ये तो स्टार्टिंग टॉर्क हो गया। अच्छा मान लो अगर कोई बोलता कि भैया एक बात बताओ, मुझे रनिंग टॉर्क के बारे में बताओ कुछ, है ना। ये तो स्टार्टिंग टॉर्क हो गया, है ना। स्टार्टिंग टॉर्क तो मुझे समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, और बाकी मैं खुद से पढ़ूंगा तो मुझे और समझ में आएगा, है ना। लेकिन रनिंग टॉर्क मुझे बताओ, रनिंग टॉर्क क्या है। तो एक बात बताओ, अच्छा जब मोटर हमारा रन करने लगता है तो क्या स्लिप चेंज हो जाता है, अरे हाँ भाई स्लिप तो चेंज हो जाता है। वो पहले स्टार्टिंग में 1 पे था, अब वो 1 से कम होना शुरू हो जाएगा, है ना। जीरो तो नहीं पहुंचेगा, मान लो मैं एक बार लिख देता हूँ, मतलब 1 और 0 के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में कहीं होगा। जैसे जैसे हमारा मोटर घूमता जाएगा स्लिप कम होता जाएगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जितने टर्म लिखे हुए हैं इसमें से कोई ऐसा टर्म है क्या जो स्लिप पे डिपेंड करता है, मतलब जो स्लिप पे डिपेंड कर रहा है। तो अरे हाँ देखो, जो वहां पे हमने पढ़ा था तो ये माट साहब ने बताया था, क्या बताया था कि जो E2 है, E2 डैश क्या था, रनिंग के टाइम का ईएमएफ, वो क्या था SE2। मतलब ईएमएफ में जो है हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम रनिंग की बात करते हैं तो अब यहाँ पे स्लिप का खेल आ जाएगा। जब तक वो स्टार्टिंग की बात थी टॉर्क में तब तक कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब रनिंग की बात आएगी तो जहां जहां, अच्छा किसको इफेक्ट नहीं करता है स्लिप, सिर्फ रेजिस्टेंस को इफेक्ट नहीं करता है, यानी कि रेजिस्टेंस को हम एक बार को हटा देंगे, रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं है स्लिप का। E2 पे इफेक्ट पड़ेगा स्लिप का, और X2 पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि X2 में भी क्या आता है, फ्रीक्वेंसी का टर्म आता है। X2 में क्या आता है, 2 पाई FL, अगर आपको याद हो तो 2 पाई FL, है ना। मतलब जो X2, जो रनिंग के टाइम पे जो X2 डैश आएगा वो भी क्या आएगा, स्लिप टाइम्स ऑफ X2, ये हमने पीछे डिस्कस किया हुआ।
तो बस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है भाई। देखो बहुत सिंपल, सिंपल क्या है, अब स्टार्टिंग टॉर्क तो हमने बड़े आसानी से निकाल दिया। अब रनिंग के टाइम पे बस हमें ये देखना है कि हमें कहाँ कहाँ और एक्स्ट्रा में स्लिप लगा देना है। ठीक है, जहाँ 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 E2 दिखे, है ना, उसमें भी एक कंडीशन अभी बताऊंगा, है ना, वो थोड़ी सी गलती होती है। जहाँ जहाँ लगभग लगभग जहाँ जहाँ E2 दिखे वहां पे आपको स्लिप लगा देना है, जहाँ जहाँ X2 दिखे वहां भी आपको एक स्लिप लगा देना है, और जहाँ R2 दिखे वहां कतई मत लगा देना, है ना, वो रेजिस्टेंस है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रनिंग के टॉर्क में क्या होता है। तो टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन, तो रनिंग कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा रोटर का ईएमएफ है वो S इंटू E2 हो जाएगा। अभी हमने यही पढ़ा हुआ है, पिछली वीडियोस में भी यही पढ़ा हुआ है। स्लिप बहुत इफेक्ट करता है। अच्छा, अब ऐसे ही जो हमारा रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। जब फ्रीक्वेंसी भाई फ्रीक्वेंसी कम होगी तो रिएक्टेंस को कहेगा आ जा भाई तू भी कम हो जा, है ना, हम और तुम भाई भाई, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के, तो फ्रीक्वेंसी कम होगा तो रिएक्टेंस भी स्लिप टाइम्स कम हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो एक बात बताओ, अब ध्यान से समझना छोटू। अच्छा, जैसे हम वहां पे करंट निकाल रहे थे तो करंट क्या कर रहे थे, वोल्टेज अपन में इम्पीडेंस ई अपन में जेड, ये तो कर रहे थे। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, जहां पे ई है उसकी जगह अब रनिंग की बात हो रही है तो जहां ई है वहां पे एस ई लिख दें, SE2। जहां पे एक्स था वहां पे क्या लिख दिए, SX2। अच्छा, ऐसे ही कॉस थीटा क्या था, R2 अपन में Z2। देखो R2 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है ना, R2 है, रेजिस्टेंस कुछ भी कर सकता है ये, है ना, तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो स्लिप पे भी डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, Z में क्या है, R2 स्क्वायर प्लस, अब X2 था, X2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, स्लिप टाइप्स ऑफ X2, क्योंकि अब ये रनिंग की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे स्लिप जो है वो इफेक्ट करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां जहां पे स्लिप इफेक्ट करेगा बस वहां वहां में साइड में आगे आगे क्या लिख देना है, स्लिप टाइम्स लिख देना है। ठीक है, तो अब वही काम करेंगे फिर से, टॉर्क इज इक्वल टू K1 E2, और I2 की जगह पे ये वाला पूरा टर्म लिख देंगे, I2 की जगह पे ये पूरा टर्म लिख देंगे, और cos थीटा 2 की जगह पे ये वाला पूरा टर्म लिख देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखो क्या हमने यही किया हुआ है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, इस E2 को हमने, अच्छा हाँ बच्चा एक बात ध्यान रखना, आप कई बार ऐसा गलती करोगे, है ना, गलती क्या करोगे, इस E2 के साथ भी आप S लिख दोगे, है ना, तो बस आप इस चीज को ध्यान में रखना, इस E2 को ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, ध्यान से समझ लेना, कई बार आपसे ये गलती होगी, है ना। आप इस डेरिवेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस E2 को ऐसे ही छोड़ देना, इस E2 के साथ S मत लगाना। ठीक है, अच्छा करंट क्या था, वोल्टेज अपन में रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज SE2, और रेजिस्टेंस जहां जहां पे मतलब इंपिडेंस में जहां पे X था वहां पे S लगा दिया। ये हमारा पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर क्या है, R/Z, R और Z में जहां X था वहां पे SX। अब इसको सॉल्व करेंगे हमें तो क्या मिल जाएगा, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S E2 स्क्वायर R2 अपन में R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो, जब स्टार्टिंग टॉर्क की बात थी, स्टार्टिंग में जो टॉर्क मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, स्टार्टिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, E2 स्क्वायर R2 अपन में R2 स्क्वायर और प्लस X2 स्क्वायर, यही तो था, अगर आपको याद हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया है मैंने, की हटा दिया है। ठीक है, अब अगर रनिंग की बात करोगे तो आप ध्यान से कभी ऐसा मत कर देना E2 का स्क्वायर है तो यहाँ भी S का स्क्वायर कर देना, बस एक चीज इतना सा ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना, E2 को थोड़ा, एक E2 को अलग रखना, और करंट वाला E2 में हम क्या करेंगे, स्लिप से मल्टीप्लाई, मतलब स्लिप को कंसिडर करेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क अपने को मिल गया, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क। अब आगे बढ़ते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, कि भाई चलो अब टॉर्क तो हमने निकाल दिया, है ना, अब ये बताओ कि कब मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा, ये तो तुमने बता दिया ये टॉर्क है इतना, अब बताओ मैक्सिमम टॉर्क तक कब मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क, ये हमारा टॉर्क का इक्वेशन है। ठीक है, अब एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या है, कि द सप्लाई वोल्टेज टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज यूजुअली रेटेड एंड रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कह रहा है कि जो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, जो वोल्टेज है वो हमारा लगभग लगभग कांस्टेंट होता है, तो हम वोल्टेज को कांस्टेंट रख सकते हैं। अच्छा, अब कह रहा है, अच्छा एक बात बताओ, मैक्सिमम कब मिलता है, जब हम किसी भी चीज को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमें टॉर्क मैक्सिमम चाहिए तो हम डी टाउ बाई, अब डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो चेंज हो रहा है ना,
जो मतलब जो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। तो ऐसा कौन सा है जो बहुत खुराफाती है, जो परेशान कर रहा है? स्लिप है, स्लिप। पकड़ लेना है स्लिप को। वो स्लिप जो है वो परेशान कर रहा है। अरे वही स्लिप तो परेशान कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को परेशान कर दिया, ईएमएफ को परेशान कर दिया, टॉर्क को परेशान कर दिया। तो पकड़ लेते हैं उसको और पकड़ के नीचे डाल देते हैं। ऐसे कहते हैं ये ले चल डीएस, है ना। यानी कि टॉर्क को हम स्लिप के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। फिर से समझो बच्चा, टॉर्क पे इफेक्ट कौन डाल रहा है? स्लिप। तो हम टॉर्क को स्लिप के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा कि मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या होती है। आप कहीं भी देखना, जैसे आपने जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अगर पढ़ा हो तो वहां भी पावर को आप आरएल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, क्योंकि वहां पे आरएल क्या था? वेरिएबल था। लोड रेजिस्टेंस को वेरी करते थे, तभी तो वो आरएल और आरटीएस इक्वल करते थे। तो आपने, अगर आपको ध्यान हो तो पावर को आरएल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। मतलब जिसका मैक्सिमम कंडीशन चाहिए उसको ऊपर रख लेंगे, और जो चेंज हो रहा है उसको हम उसी के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी टाई बाई डी एस कर देंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो वोल्टेज है वो क्या है? अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है। तो E2 को हम क्या ले लेंगे? कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, तो अगर E2 को कांस्टेंट ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा क्या? जो टॉर्क बचेगा वो क्या बचेगा? एस आर टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहा हूँ, एस आर टू अपन में आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर, एस एक्स टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा टॉर्क बचेगा, क्योंकि E2 को हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो सप्लाई वोल्टेज है ऑब्वियसली वो कांस्टेंट है, तो सारा वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? मैंने यहाँ पे खाली जगह छोड़ रखा है तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। टी डब्ल्यू बाई टी एस, है ना। यानी कि टॉर्क को हम स्लिप के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो टॉर्क अभी हमने क्या देखा था? टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एस आर टू अपान में आर टू स्क्वायर, क्योंकि E2 को मैंने क्या लिया है? कांस्टेंट, मतलब वोल्टेज जो है हमारा कांस्टेंट है, एस एक्स टू का, एस एक्स टू का होल स्क्वायर। अच्छा, एस की जगह पे कई बार 5 दिख रहा होगा आपको, है ना, तो अब भावनाओं को समझना। अब देखो ये रेशनल फॉर्म में तो हम इसको क्या करेंगे? फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान के इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको मान लो मैंने मान दिया फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लिया सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? मैं एक बार आपको लिख देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सॉरी डी एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। डी बाई डी एस फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है, और डिवाइड बाई फर्स्ट फंक्शन का होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे? जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, है ना। ये क्या है? डी डी टाउ बाई डी एस की वैल्यू है ये, है ना। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन में फर्स्ट फंक्शन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हमें टॉर्क का, अब देखो एक चीज समझो, ये फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर है, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर ये तो खत्म ही हो जाएगा। यानी कि हमें सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो करते हैं, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। आप मेरा साथ दीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख दें, तो लिख दिया आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर, एस एक्स टू का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट फंक्शन है। अच्छा, इनटू डिफरेंशिएशन, एस का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ क्या बच जाएगा? सिर्फ आर टू। डिफरेंशिएट करने के बाद लिखा है मैंने ये, ठीक है, माइनस। अच्छा, सेकंड फंक्शन ऐसे लिख दें, सेकंड फंक्शन क्या है? एस आर टू। अच्छा, अब फिर से ये जो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ ये डिफरेंशिएट करने के बाद है, मान लो, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो आर टू कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, और एस एक्स टू का होल स्क्वायर। तो अब एस एक्स टू का होल स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं क्या? एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? टू एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एस और इंटू एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें जीरो पुट करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आर टू स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे एस आर आर टू। अच्छा, अब इस ये माइनस है, इस माइनस को इधर लेके जाएं तो प्लस हो जाएगा। तो एक बार लिख लेते हैं, आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का
होल स्क्वायर R2 इज इक्वल टू एस R2 इंटू 2s एक्स स्क्वायर, है ना। बस इस माइनस को मैं जीरो के इधर ले आया। अच्छा देखो हर जगह R2 है, तो R2 कैंसिल कर दें क्या, R2 और यहाँ भी एक R2 से एक R2 कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ सिर्फ R बचेगा। अच्छा यहाँ पे क्या है, s x2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, 2 2s 2s स्क्वायर और x2 स्क्वायर, है ना। तो लिख लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा। अच्छा एक चीज देखो यार, मैंने यहाँ पे तुम बोल भी नहीं रहे हो, ये देखो एस एक्स टू का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी तो आएगा एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, इसको मैं अगर ओपन कर देते हैं तो, है ना। अच्छा अब एक चीज देखो ध्यान से, क्या इस वाले पूरे पोर्शन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2s एस स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा ध्यान से देखो ये इधर आर है, क्योंकि एक एक आर तो कैंसिल हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, इधर है 2s स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, तो अगर इसको मैं इधर लेके जाऊं इस पोर्शन को, तो ये 2s स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से ये एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा आर इज इक्वल टू एस, सॉरी आर इज इक्वल टू एस एक्स टू, है ना, यही तो बचेगा, ठीक है। यानी कि यहां से हमें एक कंडीशन मिली, वो कंडीशन क्या है कि टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन इज मैक्सिमम एट द वैल्यू ऑफ स्लिप विच मेक्स रोटर रिएक्टेंस पर फेज इक्वल टू रोटर रेजिस्टेंस पर फेज। यानी कि ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है। मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या है, R2 इज इक्वल टू एस इंटू एक्स टू। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, ठीक है। चलिए ओके। अच्छा देखो यहाँ पे पता है मैंने एक कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, आप इसको एक बार देखो ध्यान से छोटू, ये ये पूरा एक साथ है ना, ये पूरा एक साथ है ब्रैकेट में, है ना। अब इसको जब मैं इधर लेके गया तो मैंने ये R2 का इसमें भी मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, देखो R2 और यहाँ पे R2, तो ये R2 क्यू हो जाएगा ना, और फिर ये R2 S R2 और X2 का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। देखो मैंने क्या करा है, इस R2 का सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई किया है S X2 का होल स्क्वायर में, क्योंकि जबकि ये क्या है, ये फुल ब्रैकेट है और इसके साथ R2, यानी कि यहाँ पे आर स्क्वायर ना आके क्या आ जाएगा, आर क्यू आ जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा एस स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा एक्स टू स्क्वायर, ठीक है। एक बार इसको आप खुद से भी ट्राई करना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, बस एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, और ये चीज़ अगर आपको पता है तो बाकी सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा R2 इज इक्वल टू एस एक्स टू, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जब मैंने ये डेरिवेशन करा है तो यहाँ पे आर को R2 की जगह आर लिखा हुआ है, एक्स टू की जगह पे एक्स लिखा हुआ है, कहीं पे एक्स टू लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा अंडरस्टूड रखना है इतनी बात को, ठीक है। चलो तो यहाँ से अपने को एक बात पता चली कि अगर टॉर्क अपने को मैक्सिमम चाहिए तो जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो स्लिप टाइम्स रिएक्टेंस के इक्वल होना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये तो हमारा हो गया रनिंग के कंडीशन में, क्योंकि स्लिप आ रहा है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग के केस में स्लिप होता क्या है, स्लिप होता है 1, तो जहाँ पे स्लिप आया था उसकी जगह पे क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें। तो अभी रनिंग कंडीशन में तो ये आया था हमारे पास R2 इज इक्वल टू एस एक्स टू। अगर स्टार्टिंग की बात कोई करे तो स्लिप की जगह पे क्या रख दें, एस, यानी कि यहाँ से हमें स्टार्टिंग कंडीशन मिली कि स्टार्टिंग टॉर्क कब हाई होगा, जब R2 की वैल्यू x2 के इक्वल है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, दोनों केस इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग टॉर्क कब हाई होगा, जब R2 x2 के इक्वल होगा, और रनिंग रनिंग टॉर्क कब हाई होगा, जब R2 की वैल्यू स्लिप टाइम्स ऑफ x2 के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि वो स्लिप बताओ जिसपे इस टॉर्क हमारा मैक्सिमम हो, है ना, तो स्लिप वो कौन सी होगी जिसपे टॉर्क मैक्सिमम होगा, ऑब्वियसली यही वाला स्लिप होगा, स्लिप इज इक्वल टू R2 अपन में x2। इसी स्लिप पे क्या होगा, हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, क्यों कैसे, क्योंकि R2 इज इक्वल टू क्या मिला था, R2 इज इक्वल टू मिला था स्लिप टाइम्स ऑफ x2, और इसी कंडीशन पे तो मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा था, तो यहाँ से अगर हम स्लिप निकालें तो क्या मिलेगा, स्लिप इज इक्वल टू R2 अपन में x2,
यानी कि ये वाला स्लिप ऐसा स्लिप है जिस स्लिप पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि उस स्लिप की वैल्यू बताओ जिसमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, तो वो है हमारा R2 अपॉन में X2। आई होप आप में इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब अगर आप अब देखो एक चीज देखो, मान लो हमने स्लिप कैलकुलेट कर लिया कि इस स्लिप पे अपने को क्या मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। किस स्लिप पे? जब स्लिप की वैल्यू कितनी हो जाए, R2 अपॉन में X2। अगर स्लिप की वैल्यू R2 अपॉन में X2 हो गई तो इस टाइम पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। तो हम एक काम करें, जो भी टॉर्क का इक्वेशन है उसमें स्लिप के जगह पे क्या रख दें, R2 इंटू R2 अपॉन में X2 अगर रख दें तो हमें क्या मिलता है वो हमें देख लेना है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, बहुत बेसिक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा E2, एक काम करते हैं, E2 भी कांस्टेंट ही है, तो एक काम करते हैं उसको K लिख देते हैं, है ना, K। अच्छा यहाँ पे स्लिप की जगह पे क्या लिख दें, R2 अपॉन में X2। तो हमने स्लिप की जगह पे लिख दिया R2 अपॉन में X2, R2 अपॉन में X2। E2 स्क्वायर तो है ही है, तो मैंने लिख दिया E2 स्क्वायर, E2 स्क्वायर और इंटू R2। ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है। पूरा मैंने स्लिप की जगह पे R2 अपॉन में X2 रख दिया यहाँ पे, इस वाली जगह पे, ठीक है। अब नीचे वाले पोर्शन में क्या है, R2 स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर लिख लो ऐसे ही, R2 स्क्वायर प्लस प्लस। अच्छा ये यहाँ पे स्लिप है, तो स्लिप की जगह पे क्या लिख दें, R2 अपॉन में X2, R2 अपॉन में X2, इसका इंटू इंटू X2 और इसका होल स्क्वायर, यही तो आएगा, है ना। अच्छा अब सॉल्व करते हैं इसको। तो जो टॉर्क आएगा वो क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू के E2 स्क्वायर भी रख लो साथ में ही, E2 स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे R2 और इंटू R2 स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, तो R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में X2 तो है ही है, ठीक है। ये ऊपर वाला पोर्शन है, पूरे का डिवाइड, ये टॉर्क यहाँ लिख दो, है ना, टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू, अच्छा R2 स्क्वायर यहाँ पे। अच्छा देखो ये X2 का स्क्वायर है ना, और यहाँ भी X2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो X2 स्क्वायर से X2 स्क्वायर, ये X2 से ये X2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, R2 स्क्वायर, और यहाँ भी R2 स्क्वायर, यानी यहाँ क्या बचा, 2R2 स्क्वायर, 2R2 स्क्वायर, यही तो बचा। अब इसको फिर से फर्दर सॉल्व करते हैं, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इधर देख लेते हैं क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू के E2 स्क्वायर R2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2R2 स्क्वायर और X2, यही तो आएगा। अच्छा यहाँ से R2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें जो टॉर्क मिला मैक्सिमम टॉर्क वो क्या है, के E2 स्क्वायर, के E2 स्क्वायर अपॉन में 2X2, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क है, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा इसमें भावनाओं को समझना, के E2 इंटू E2 है ना, E2 है ये और मल्टीप्लाई E2, तो के E2 स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर है ये, है ना, ये 2x2 सॉरी 2x2 है ये, 2x2 है ना, ये E2 इंटू E2, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ से एक चीज अपने को समझ में आ रही है, क्या इसमें कोई रेजिस्टेंस का टर्म बचा क्या, नहीं बचा। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम टॉर्क रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो आप ध्यान से देखो, मैक्सिमम टॉर्क की जो कंडीशन आई है, मैं इसको एक बार सही से फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टॉर्क इज इक्वल टू के E2 स्क्वायर, टॉर्क के E2 स्क्वायर अपॉन में 2x2, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है। हमने कुछ नहीं किया है, जो टॉर्क की इक्वेशन हमने निकाली थी वहां पे स्लिप के जगह पे R2 अपॉन में X2 रख दिया है बस, और कुछ नहीं करा है, और बाकी पूरा कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है। अच्छा यहाँ से देखो टॉर्क जो है मैक्सिमम टॉर्क, वो रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट ही नहीं दिखा रहा है, यानी कि यहाँ से हमें एक बात पता चली कि मैक्सिमम टॉर्क पे रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन में मैं आपसे बताऊंगा, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। ये पूरा मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। कंक्लूजन पे आते हैं, the maximum torque is directly proportional to square of induced EMF, rotor induced EMF। obviously E2 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्क के, पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट है
मैक्सिमम टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रिएक्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है, कि रोटर जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है या किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ध्यान से, रोटर रिएक्टेंस कैसे, ध्यान से देखो, टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x2 के, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ना, ये कट भी गया, मतलब आप समझना है ना, बहुत खतरनाक है ये, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क इंडिपेंडेंट होता है रोटर रेजिस्टेंस से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रोटर रिएक्टेंस से, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये समरी है ना, क्योंकि ये जो पोर्शन है टॉर्क वाला, ये थोड़ा सा अगर आप समझ पाए तो बहुत इजी है, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स है ना। तो उसमें जो आपको समरी में आपको ध्यान में रखना है इस पूरी क्लास का, वो क्या रखना है वो मैंने इसमें लिखा हुआ है। स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो आप चाहो तो इसको रख भी सकते हो अपने पास में या नहीं, या इसकी जगह पे K1 लिख सकते हो या K लिख सकते हो। E2 स्क्वायर R2 अपन में R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ये स्टार्टिंग टॉर्क, इसका फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, ये बहुत आसानी से डिराइव भी हो जाएगा। ये हमारे रनिंग की कंडीशन का है, रनिंग कंडीशन में जहाँ आपको पता है कहाँ कहाँ स्लिप लगाना है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस ई टू स्क्वायर आई टू अपन में R2 स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें दूसरी बात या पहली बात क्या और ध्यान में रखनी है, टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन इज मैक्सिमम एट द वैल्यू ऑफ स्लिप विच मेक रोटर रिएक्टेंस पर फेज इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस पर फेज, है ना, रोटर रेजिस्टेंस पर फेज। वो वही वही वाली बात है, उसको दूसरे तरीके से उसने बोला है कि R2 इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ x2, तभी तो यहाँ से अभी हमने स्लिप निकाला था, स्लिप इज इक्वल टू R2 अपन में x2। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, थर्ड पॉइंट, एट स्टार्टिंग के टाइम पे स्लिप 1 होता है, सो मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क ऑकर व्हेन रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस। अभी हमने ये पढ़ा था, इस स्लिप की जगह पे आप 1 रख दोगे तो स्टार्टिंग टॉर्क की कंडीशन आ जाएगी R2 इज इक्वल टू x2। ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क के लिए ये कंडीशन है स्टार्टिंग में, और ये हमारा है रनिंग कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन। अच्छा, मैक्सिमम टॉर्क आता कितना है, तो मैक्सिमम टॉर्क आता है के ई टू स्क्वायर, के ई टू स्क्वायर अपॉन में 2x2, ठीक है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है और रिएक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही मैंने फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है, द मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर पॉसिबल हो तो आप इसको एक बार एक बार इसका डेरिवेशन खुद से 1 या 2 बार ट्राई करने की कोशिश करिएगा। बहुत इजी है, मैंने उसको समझाने की भी कोशिश करी है। और जहाँ भी मैथमेटिक्स है एक बार खुद से ट्राई करिएगा उस मैथमेटिक्स को करने के लिए। आई होप ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने इसको समरी में यहाँ पे लिख दिया है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो चलिए, आज की क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।